वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ लर्न विद प्रवीण। तो अभी हम पढ़ रहे थे रियल नंबर क्लास 10th। तो आज हमारे साथ आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है पूरी। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप उनको अगर आपने मेरी पुरानी प्रीवियस वीडियो देखी होगी लेक्चर 1 लेक्चर 2, ठीक है, और जिससे पुरानी जितनी भी वीडियोस थी आप उनको एक बार वीडियो देखो वो कैसी हैं, और आप क्वेश्चन 1 से लेकर 4 बहुत इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में 5th 6th और 7 जो कि यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन है, उसमें से लास्ट के 3 क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि इतने टफ नहीं है, कुछ लोगों को हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड साउंड हो सकते हैं, फिर समझने में दिक्कत हो सकती है। इसमें से ये तो बहुत सिंपल से है। इसमें हल्का सा एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको उठाना बहुत जरूरी था क्योंकि आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा। ठीक है, आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, वो तो सिर्फ एक टूल था। मतलब मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में खुद एक टूल की तरह होता है। जो जैसे कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पढ़ लिया, हमारी जिंदगी में कहाँ काम आने वाला है। भाई आप कभी आगे पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा। मैथमेटिक्स कोई भी एक सब्जेक्ट, मैं उसको भी सब्जेक्ट एक तरीके से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, बट व्हाट आई कंसिडर इज मैथमेटिक्स इज अ टूल टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में कहीं बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स यूज होती है, बट जब हम बात करते हैं फिजिक्स की तो फिजिक्स में हार्डकोर मैथमेटिक्स यूज होती है। फिजिक्स को समझने की हमको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो मैथमेटिक्स सिर्फ एक टूल है एक साइंस को समझने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही जब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है, ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं, उसको हम इस टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक ये हो गया, ये एक हो गया एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया कि आपको बड़ा तरीके से एक कैलकुलेशन है जो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है, उसको छोटे से 2 लाइन में कैसे रिड्यूस किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो इसमें सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये तो सिर्फ डेफिनेशन के बारे में है, व्हाट इज डेफिनेशन। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व आप कर लोगे, बट आपको क्वेश्चन के बारे में जानना जरूरी कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं ना, वो हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होता है। वो एक्चुअली में क्या समझाना चाहता है वो आपको समझना जरूरी होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा, यहाँ पर बड़े क्वेश्चन को छोटे तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताने की कोशिश की गई है। ये डेफिनेशन समझाने की कोशिश की गई है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की। ठीक है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है ताकि आपको समझ में आए कि एलसीएम और एचसीएफ कहाँ यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 1 से लेकर 4 सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने एग्जांपल में भी किया हुआ है। ठीक है, अगर हम 6 की पावर n लिखना है तो 6 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 2 3 जा 3 1 सा होता है, 2 into 3 की पावर n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n into 3 की पावर n। ठीक है, जब ब्रैकेट में होती है तो पावर दोनों के पास जाती है, तो यहाँ पर आए। ठीक है, अब हमको पता है कि क्या बोल रहा क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहा है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, यानी 6 की पावर n। यहाँ पर हमें n एक नेचुरल नंबर है जो कि वेरी करेगा 1 टू इंफिनिटी तक, n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक है। ठीक है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक है। n की हमें कैसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पर इस नंबर को जब हम कैलकुलेट करें तो इसकी लास्ट डिजिट, यानी कोई एक नंबर होगा उसकी 3 डिजिट हो सकती है, 4 हो सकती है, चलो हम मान लीजिए 3 डिजिट है, उसकी लास्ट डिजिट यहाँ पर 0 होना चाहिए। क्या ऐसा कोई n नंबर एग्जिस्ट करता है? चेक वेदर 6 to n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n की कोई कैसी वैल्यू है जहां पर हम उसको डालें और जब उसको सॉल्व करें तो लास्ट वैल्यू 0 है। चेक करते हैं। अब ऐसे तो आप ट्राई कैसे करोगे, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, कहां तक ट्राई करोगे? 6 की पावर इनफिनिटी तक जाओगे क्या? इसका कोई अंत ही नहीं है। तो इतने बड़े क्वेश्चन को हम छोटे ट्रिक की तरह कैसे सॉल्व करेंगे? हमको पता है अगर 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होता है तो वो 5 से डिवाइड होता है। तो सिमिलरली अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट में अगर 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली वो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर n कोई ऐसी वैल्यू है n
जिसकी लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले नंबर को 6 की पावर n को पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में तोड़ लिया, और नीचे वाला तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, हमने उसको इस तरीके से ही लिया है कि वो प्राइम नंबर है, ठीक है। हमने तो 10 भी सकते थे, क्योंकि 10 के टेबल में भी लास्ट डिजिट 0 आते ही है, 10 भी सकते, पर 10 इसलिए ले रहे क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने 5 लिया, ठीक है। अब जब 5 लिया, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, अब इससे ज्यादा ब्रेक इसको 2 को या 3 को इससे ज्यादा ब्रेक डाउन किया जा सकता है या किसी और प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपने आप में प्राइम नंबर है। तो ये एक्सप्रेस हो गया प्राइम नंबर के फॉर्म में नीचे वाला। क्या यहाँ पर कोई भी 5 ऊपर के जब हमने 6 की पावर n को जब प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में एक्सप्रेस किया, यहाँ पर कोई भी 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। अगर वो नंबर 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, n की पावर कुछ भी होने दो, n की पावर कुछ भी होने दो, अगर वो नंबर 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता तो वो 0 कभी आ ही नहीं सकता। फिर से बोलता हूँ, अगर ऊपर 5 नहीं आ रहा तो मतलब पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 तो कभी 5 से डिवाइड होगा नहीं, 3 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा 5 नंबर दिख ही नहीं रहा है जो 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा कोई भी नंबर n की कोई भी वैल्यू होने दो, बट वो 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकती, 5 से डिवाइड नहीं हो सकती तो मतलब 0 आ ही नहीं सकता। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा कोई भी n की वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं इस ब्रह्मांड में जहाँ की लास्ट में 0 हो जाए। हम आंसर क्या लिखेंगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, ठीक है, विच कैन एक्सप्रेस 3 पावर n, which can there is no value of n which can express 6 की power n ending with 0, ठीक है, एंडिंग विद 0 या फिर कंसिडर विद 0, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व n की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इस तरीके से हम दूसरे क्वेश्चंस को भी तरीके से हम बना सकते हैं, जो डिविजन रूल पे बेस्ड है, 5 के 2 के 3 के, ऐसे और भी नंबर के हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई ये नंबर और ये नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्या पूछ रहा है, इसको ये प्रूव करो कि ये कंपोजिट नंबर है, बस, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मैंने बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में, नेचर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में, प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 और वो खुद के नंबर में के टेबल में ही आते हैं, जैसे कि 2 3 5 भी प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके एटलीस्ट 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला नंबर क्या है, 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोर्ड मार्क्स को रूल के सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 13 × 7 × 11 + 1। हमने यहाँ से 13 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट, आप इनको करोगे फिर इसको 13 ऐड करोगे थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका अपनाना है, ठीक है। 7 × 11 + 1, तो 13 × 17 77 + 1, यानी कि 13 × 17 78, ठीक है। 13 × 78 कितना होता है, मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। 17 10 170 प्लस 17 17 3 30 7 3 21 1 7 3 10 11 12 2 221, ठीक है। अब हम देखेंगे 221 के प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, कैसे, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है। अब 4 के टेबल में चेक करेंगे, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट सॉरी 5 के टेबल में चेक करेंगे, 5 में नहीं आएगा, 7 के टेबल में चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 7 3 × 21 बचा 1 3 3 11 11 1, यानी कि पूरा का पूरा नंबर 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर को कैरी करता है। 221 7 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में, 11 के टेबल में आता है। इसकी कौन से फैक्टर है, 7 है 11 है और 7 है 11 है और 13 है, ठीक है। ये हो गया।
तो जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से ही सॉल्व कर लेना, पहले सबको एक साथ इंटू कर लेना, फिर लास्ट में इसको +5 कर लेना और फिर पैरामीटराइजेशन फॉर्म में तोड़ देना। तो 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं तो वो नंबर ऑटोमेटिकली कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो ये लिखा है सिर्फ इसका इतना सा आंसर। चलिए ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, इसको समझने की जरूरत है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। अगर हमने ये बेस सीख लिया होगा तो इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके आसपास एक सर्कुलर फील्ड पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ ही पाथ है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कुलर पाथ, ठीक है। हम आगे आप समझने की कोशिश करेंगे। सोनिया टेक्स, ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। अब यहां पर क्या बोलेगा, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव अराउंड ऑफ फील्ड। एक सोनिया नाम की लड़की है, उसको एग्जैक्ट 18 मिनट्स लगते हैं इस पूरा सर्कुलर फील्ड को कवर करके वापस आने में। कितने मिनट्स लगते हैं? 18 मिनट्स सोनिया को, ठीक है। अब वाइल रवि, अब एक रवि नाम का बंदा है, वो 12 मिनट लेता है फॉर द सेम, ठीक है। एक रवि नाम का लड़का है, ठीक है, रवि नाम का लड़का है जो इस फील्ड के, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्या, मैं थोड़ा सा डायग्राम दूर करूंगा ताकि समझने में आसानी रहे। ये पाथ है आपका, ठीक है, ये पाथ था, ठीक है। रवि नाम का बंदा है, वो भी घूम के आता है, बट इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज है क्योंकि लड़का है। ऐसा नहीं है, असल जिंदगी में लड़का लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो या लड़की हो सबको बराबरी से हाके दौड़ लेगा। तो ठीक है, 12 मिनट ले रहा है कौन? रवि नाम का बंदा, ठीक है। ये हो गया सिंपल सी बात। सोनिया 18 मिनट ले रही है, रवि 12 मिनट ले रहा है इस पूरे सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए। Sonia is taking 80 minutes to cover the circular path and Ravi is taking 12 minutes to cover the circular path. Okay. So now what the question is stating, while Ravi takes 12 minutes for the same, suppose they both start at the same point. ठीक है, दोनों की दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, मैं इसको लेके मान के चल रहा हूँ स्टार्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम मतलब मान के चल रहे हैं 3 PM पे, दोनों ने एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट से एंड गो इन वन डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन चला स्टार्ट, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे एक ही डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हुआ, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। अब क्या पूछ रहा है, अब निकल तो दोनों साथ में गए, अब कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे एक दूसरे से। सोनिया ने चलना स्टार्ट करा, धीरे 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 रवि ने भी चलना स्टार्ट करा, सोनिया यहाँ थी, रवि यहाँ थी, सोनिया यहाँ थी, रवि यहाँ थी। तो जैसे ही 12 मिनट हो गए तो रवि तो पहुंच जाएगा, सोनिया कहीं ना कहीं अटकी होगी यहाँ पर, ठीक है। फिर वापस जब 18 मिनट होंगे तो सोनिया अपनी पोजीशन पे आएगी, रवि कहीं आगे निकल चुका होगा, ठीक है। जब अगला 18 के बाद 12 के रवि का 12 मिनट का 24 मिनट होंगे वापस इधर आएगा, तो सोनिया फिर कहीं ना कहीं इधर होगी, ठीक है। ऐसा चलता जाएगा। तो ऐसे कितने राउंड बाद भी बोल सकते हैं, कितने मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं। अब समझने की कोशिश करना पड़ेगा यहाँ पर कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे निकालेंगे। एक सिंपल तरीके से बोलूं, दोनों का एलसीएम निकाल लो आपको आंसर मिल जाएगा। स्कूल वाले टीचर ऐसे सिखाते हैं भाई आप एलसीएम निकालो आपको आंसर मिल जाएगा, बट आपको समझने की जरूरत है ऐसा क्यों हो रहा है, समझना, ठीक है। मैं इन नंबर को डेटा चेंज करके मैं एक बार मान के चल रहा हूँ, सोनिया ले रही है 3 मिनट को समझाने के लिए और रवि ले रहा है 2 मिनट, एक सर्कुलर बात है, ठीक है। रवि ने चलना चालू करा, 2 मिनट बाद रवि यहाँ था, ठीक है, 2 मिनट बाद सोनिया कहीं ना कहीं 3 मिनट ले रही है तो थोड़ा 2 मिनट
थोड़ा पीछे होगी सोनिया, ठीक है। अब समझना, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कोई भी नंबर लेके चल रहे हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट का कंसिडर लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मिनट में हो सकता है रवि को 2 मिनट लग रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है रवि आगे डिस्टेंस कवर कर लेगा। सोनिया कहीं ना कहीं यहाँ अटकी होगी, सोनिया है ये रवि है फर्स्ट मिनट में, ठीक है। अब जैसे ही दूसरा मिनट होगा, सेकंड मिनट आएगा, तो रवि अपनी पोजीशन पे होगा, सोनिया कहीं ना कहीं पीछे अटकी होगी, ठीक है। अब जैसे ही 3 मिनट होगा तो सोनिया यहाँ होगी और रवि कहीं ना कहीं, अब अगला मिनट रवि यहाँ पर होगा। ऐसा करते करते हम मान के चलते हैं 6 मिनट पे ये जो रवि है, सॉरी रवि 6 मिनट बाद कहाँ पर होगा, 6 मिनट बाद, यानी 2 मिनट बाद एक राउंड ले लिया उसने, फिर दूसरा राउंड ले लिया 4 मिनट, फिर तीसरा राउंड ले लिया 6 मिनट। 6 मिनट में वो यहीं पर होगा, कौन, रवि। 3 राउंड ले चुका, ठीक है। रवि ने 3 राउंड्स ले लिए और कहाँ पर है, स्टार्टिंग पोजीशन पे। अब सोनिया की बात करते हैं। सोनिया 3 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करा, फिर अगले 3 मिनट में यानी 6 मिनट में सोनिया भी यहीं पर होगी, बट उसने कितने राउंड लिए, 2 राउंड लिए, ठीक है। दोनों एक सेम कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको पता लगा 6 मिनट पे ये दोनों यहाँ पर आके मिले। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि 6 पे दोनों आके मिल गए, मैं बताऊँ क्या था, 3 और 2 का एलसीएम, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम यानी 3 2, कितनी बार यहाँ पर आके मीट होने वाले हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या है, 6, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपको पता करना है कॉमन किस टाइम पे दोनों मिलने वाले हैं, सर्कुलर पाथ में कॉमन किस टाइम पे मिलने वाले, दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही हम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। अब देखो इसको निकालने के बहुत तरीके, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। बट मैं आपको एक एलसीएम का एक और तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो आपको बहुत से लोगों को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत स्मार्ट हो। दोनों नंबर को एक साथ लिखना, ठीक है, एक साथ लिखना, ये एलसीएम निकालेंगे 2, ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करना जो दोनों में, जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, 2 6 से 12, 2 9 से 18, देखो 2 सब नहीं होगा, 3 से हो जाएंगे दोनों, 3 2 6, 3 3 से 9, अब 2 1 से 2 कुछ भी। अब यहाँ पर ऐसा कोई कॉमन नंबर है, 2 1 से 2 ले लेंगे, हम 3 लिख देंगे, 3 1 से 3 ये लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसा आएगा एलसीएम, 2 into 3 into 2 into 3 यानी 2 into 3 into 2 into 3, ठीक है। 2 3 is 6, 2 3 is 6, 6 6 is 36। आफ्टर 36 मिनट्स दोनों सेम पॉइंट पर मिलेंगे। ये था आज का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लर्न विद प्रवीण अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि प्रवीण सर पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं लर्न विद प्रवीण चैनल पे। Thank you for watching with this video. Please stay connected.